नमस्कार बच्चों, मैं निर्मल सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस क्लास में। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9 का अध्याय 5 जिसका नाम है आधुनिक विश्व में चरवाहे। आज हम इसके अभ्यास प्रश्नों को देखने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, और अच्छे से हम प्रश्नों का हल करने वाले हैं। चलिए तो शुरू करते हैं आज की महत्वपूर्ण क्लास। आइए तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, स्पष्ट कीजिए कि घुमंतू समुदायों को बार बार एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाना पड़ता है। इस निरंतर आवागमन से पर्यावरण को क्या लाभ है। देखिए, घुमंतू समुदायों के बारे में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि घुमंतू समुदाय जो है वे अपने पशुओं को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं चारागाह की तलाश में, ताकि उनके पशु अच्छे से चारा चर सकें। मैदानी क्षेत्रों में या फिर घास के मैदानों में वे अपने पशुओं को लेकर जाते हैं। लेकिन हम यहाँ ये जानेंगे कि वे एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते हैं, उसके क्या कारण है। ठीक है, इसी के साथ में उनका जो ये आवागमन है, जो आना जाना है, उससे क्या कोई पर्यावरण को लाभ होता है, या फिर जिस क्षेत्र में ये चरते हैं उस क्षेत्र को कोई लाभ होता है। जिन किसानों के खेतों में चरते हैं उन किसानों को कोई लाभ होता है। सब पर चर्चा करने वाले हैं। आइए तो शुरू करते हैं इसका हल। देखिए, घुमंतू समुदायों को बार बार एक जगह से दूसरी जगह जाने के निम्नलिखित कारण थे। देखिए, पहली बात तो आप इसमें यह समझिए कि एक जगह से दूसरी जगह जाना एक कारण तो हो सकता है और होता ही है कि अच्छे चारागाह की तलाश में। यानी कि आज अगर यहाँ पशु है और यहाँ वे चर रहे हैं, यहाँ जो है अब उपयुक्त घास नहीं बची है, तो वे दूसरी जगह जाएंगे, सीधी सी बात है। दूसरा, मौसम का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। जी हाँ, सर्दी और गर्मी का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। जब सर्दियों का समय होता है तो जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ी क्षेत्र होते हैं वहां पर बर्फ जमना शुरू हो जाती है। ऐसी स्थिति में इन चरवाहों को निचले मैदानों की तरफ आना पड़ता है, और जब गर्मियां होती है तो ये मैदानी क्षेत्र से जो है वापस फिर ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में चले जाते हैं। तो मौसम एक महत्वपूर्ण कारक सिद्ध होता है इनकी आवागमन को लेकर। चलिए पढ़ते हैं। देखिए, उनका स्वयं का कोई चारागाह नहीं होता, इसलिए उन्हें दूसरों के चारागाहों पर निर्भर रहना पड़ता है। तो एक बात तो क्या हो गई कि इनका खुद का कोई चारागाह नहीं होता, इसलिए ये दूसरे के चारागाह, दूसरे के खेतों में अपने पशुओं को चराते हैं। और दूसरे किसान भी इन्हें चरने क्यों देते हैं उसकी भी हम बात करेंगे। उनको हम लाभ के अंदर देखेंगे। मौसम परिवर्तन के साथ साथ उन्हें अपने चारागाह भी बदलने पड़ते हैं। मौसम परिवर्तन की मैंने आपको बात बताई, बिल्कुल। जैसे कि देखिए, हम बात करते हैं मौसम परिवर्तन में कि पहाड़ों के ऊपरी भाग में जब बर्फ पड़ने पर उन्हें पहाड़ों के निचले हिस्से में जाना पड़ता है। सितंबर के बाद या फिर सितंबर अंत में थोड़ी थोड़ी सर्दी पड़ना शुरू हो जाती है। गांव के अंदर आप देखते हैं जहां पर खुले मैदानी क्षेत्र होते हैं वहां सर्दियां जो है जल्दी आ जाती है। शहरों में तुलनात्मक रूप से थोड़ी सर्दियां लेट आती है, क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं कि पोल्यूशन बहुत ज्यादा रहता है और बसावट बहुत ज्यादा होती है, तो इतनी ज्यादा सर्दी का एहसास नहीं होता है। ठीक है, तो जब पहाड़ी क्षेत्रों में, ऊपरी क्षेत्रों में बर्फ जमना शुरू होती है तो स्वाभाविक सी बात है, ऐसी स्थिति में इनको नीचे आना ही पड़ेगा। तो एक तो मैंने बताया मौसम बहुत महत्वपूर्ण कारक है इनके आवागमन को लेकर। बर्फ पिघलते ही उन्हें वापस ऊपर पहाड़ों की ओर प्रस्थान करना पड़ता है। मैदानी भागों में इसी प्रकार बाढ़ आने पर वे ऊंचे स्थानों पर चले जाते हैं ताकि उनके पशुओं को बाढ़ से बचाया जा सके। तो देखिए, मौसम का ही फैक्टर है पूरा पूरा। चलिए थोड़ा सा इसे और डिटेल में समझते हैं। जाड़ों में, जाड़ों में बोले तो सर्दियों में, अगर हम बात करें सर्दियों में तो सितंबर के अंत के समय, सितंबर का जो अंत है इसके समय में हम देखते हैं अक्टूबर के अंदर मोस्टली दिवाली अक्टूबर में आती है और दिवाली के आसपास सर्दियां भी आ जाती है। अभी तो नवंबर में भी आने लग गई है, लेकिन मोस्टली अक्टूबर नवंबर के अंदर हम सर्दियां देखते हैं। सितंबर के अंत से जो है शुरुआत हम मान लेते हैं। तो सितंबर के अंत में निचली पहाड़ियों की शरण में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों पर जो है बर्फ जमना शुरू हो जाता है। शिवालिक की निचली पहाड़ियों में डेरा डाल लेते हैं।
यानी कि जो हिमालय क्षेत्र में है, जो शिवालिक क्षेत्र के अंदर जो गडरिये हैं, जो पशुचारक है, हम उनकी बात कर रहे हैं, उनका उदाहरण ले रहे हैं। वे क्या करते हैं, वे निचली पहाड़ियों में आ जाते हैं, सूखी झाड़ियां उनके जानवरों के लिए चारा बन जाती है, और जो शिवालिक की तलहटी में जो सूखी झाड़ियां होती है वे उनका चारा बन जाती है, पशु जो है वे उन्हें चर लेते हैं। वहीं अगर हम बात करें गर्मियों में, उदाहरण हम ले रहे हैं शिवालिक क्षेत्र के चरवाहों के बारे में, तो गर्मियों की बात करें तो अप्रैल के अंत तक, है ना, अप्रैल के अंत तक, क्योंकि देखिए फरवरी और मार्च में जो है फिर सर्दियां धीरे 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 कम हो जाती है, और अप्रैल के अंत तक जो है, क्योंकि मई और फिर जून में तो सर्दी का प्रकोप बहुत टॉप पर रहता है, तो अप्रैल अंत तक उत्तर दिशा में जाने लगते हैं, पीर पंजाल के दर्रों को पार कर कश्मीर घाटी पहुंच जाते हैं, और यहां उगने वाली तरह तरह की घास से मवेशियों का पेट भर जाता था। ये उदाहरण लिया गया है कश्मीर हिमालय वाले क्षेत्रों में रहने वाले चरवाहा समुदायों का। ठीक है, बाकी सामान्य सी बात है, इनका आना जाना जो है वो मौसम पर डिपेंड करता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, इस निरंतर आवागमन से पर्यावरण को निम्नलिखित लाभ पहुंचता है। देखिए, आप ये देखिए कि एक तो जमीन उपजाऊ हो जाती है, क्योंकि ये जो है चरते हैं जिस क्षेत्र में, वहां जो कुछ हम देखते हैं कि जो खरपतवार टाइप होती है, कुछ घास फूस होती है जो कि फसलों के लिए नुकसानदेह होती है, तो वो भी ये खा जाते हैं। ठीक है, इसी बहाने खेतों की सफाई भी हो जाती है, किसान को ज्यादा जो है मेहनत नहीं करनी पड़ती, और साथ ही साथ ये जब चरते हैं तो ये फिर साथ के साथ जो है अपना मल मूत्र भी वहीं त्याग देते हैं, है ना, अपशिष्ट भी कर देते हैं, गोबर कर देते हैं, बकरियां हैं, भेड़ है तो वो मींगनियां कर देती है। ठीक है, तो गोबर से जो है एक प्राकृतिक खाद जो है वो पौधों को मिल जाती है। ठीक है, तो देखिए फायदा तो है, जहां उनके मवेशी चरते थे वहां की भूमि उपजाऊ हो जाती है, किसान उन्हें अपने खेतों में चरने देते हैं ताकि मवेशियों को गोबर से खेत भर जाए। मवेशी के जो गोबर से खेत भरने के कारण क्या होता है, फसल को जो है खाद मिल जाती है, तो किसान उन्हें अपने खेतों में चरने देते थे ताकि मवेशियों के गोबर से खेत भर जाए और खेतों में जो फसल है उसको खाद मिल जाए। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, ठीक है, बाकी देखिए अगर ज्यादा पशुचारी होती है, वैसे तो देखिए हमने यहाँ बात की है कि भूमि उपजाऊ भी हो जाती है, लेकिन अगर ज्यादा पशुचारी की जाए तो पशु क्या करते हैं, वो छोटे छोटे जो कुपल होती है ना पौधों की, उनको भी नष्ट कर देते हैं, खा जाते हैं। ठीक है, और उनके खुरों से जो है भूमि जो है वो भी क्या हो जाती है, उसकी जो एक हम कह सकते हैं पकड़, हम भूमि अपर्दन की बात करते हैं, मृदा अपर्दन की बात करते हैं, है ना, उसकी भी जो है समस्या रहती है बहुत ज्यादा, अगर बहुत ज्यादा चरने लग जाए, छोटे छोटे पौधों को जड़ों समेत ये खा जाते हैं। ठीक है, तो समस्या भी हो सकती है, तो फायदे भी हैं तो वहां कुछ नुकसान भी होते हैं। चलिए बच्चों, अब हम आगे देखते हैं दूसरे प्रश्न की ओर, दूसरे प्रश्न पर चर्चा करेंगे। इस बारे में चर्चा कीजिए कि औपनिवेशिक सरकार ने निम्नलिखित कानून क्यों बनाए, यह भी बताइए कि इन कानूनों से चरवाहों के जीवन पर क्या असर पड़ा। देखिए, औपनिवेशिक सरकार है, अगर हम भारत की बात करें तो ब्रिटिशर्स हैं। ठीक है, अंग्रेजों ने भारत में, अफ्रीका में बहुत सारी जगह अपने उपनिवेश बनाए, तो औपनिवेशिक सरकार ने यहां पर बात की जा रही है कि कानून क्यों बनाए, तरह तरह के कानून बनाए, और वन क्षेत्र है, चारागाह क्षेत्र है, उन पर नियंत्रण स्थापित किया गया। यहां पर कुछ कानून दिए गए हैं और हमें बताना है कि ये कानून क्यों बनाए गए थे और इन कानूनों से जो चरवाहे हैं उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। तो देखिए, प्रतिभूमि नियमावली बनाई गई, वन अधिनियम भी बने, अपराधी जनजाति अधिनियम बहुत ही महत्वपूर्ण है, 1871 के अंदर जो है ये पारित किया गया था, और एक टैक्स, चराई कर, पशुओं को चराने का कर। आखिरकार ये कानून और ये टैक्स क्यों लगाए गए या फिर कानून क्यों बनाए गए, इनका क्या प्रभाव पड़ा वहां के स्थानीय लोगों के जीवन पर, विशेषकर चरवाहों के जीवन पर। आइए बात करते हैं डिटेल से। तो वन बाय वन हम इन चारों ही कानूनों के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रतिभूमि नियमावली। अंग्रेजों को ऐसा लगता था, या फिर जो औपनिवेशिक सरकार अगर हम कहें तो उन्हें ऐसा लगता था कि जो चारागाह भूमि क्षेत्र है, चारागाह भूमि क्षेत्र को प्रतिभूमि मानती थी, यानी कि औपनिवेशिक सरकार चारागाह भूमि क्षेत्र को प्रतिभूमि मानती थी। उनको लगता था इस भूमि में ना तो कोई फसल होती है, ना ही किसी प्रकार का राजस्व प्राप्त होता है। ठीक है,
तो उनके अनुसार चारागाह भूमि से न तो कर मिलता है और न ही फसल मिलती है, तो टैक्स भी नहीं मिलता, फसल भी नहीं मिलता। तो फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने औपनिवेशिक सरकार का अस्तित्व अधिक से अधिक भूमि पर टिका हुआ था। यानी कि जो सरकार थी उसको तो जो राजस्व मिलना था वो तो भूमि से प्राप्त आय से ही मिलना था। उसको तो जो उसका जो भविष्य है, उसको जो पैसा मिलना था वो तो ज्यादा से ज्यादा भूमि पर ही टिका हुआ था। तो उन्होंने क्या किया, इसलिए औपनिवेशिक सरकार ने भारत में भूमि नियम लागू किए। भूमि नियम लागू किए और भूमि नियम के तहत ज्यादा से ज्यादा प्रति भूमि को खेती योग्य भूमि के तहत लाया गया। ठीक है। इन नियमों द्वारा बहुत सी चारागाह भूमि को कृषि के अधीन लाया गया कि इस पर खेती की जाए, खेती की जाएगी तो हमें मुनाफा होगा, जिस कारण भारत में चारागाह क्षेत्र कम हो गए। अब अगर ज्यादा से ज्यादा जो चारागाह भूमि है उसको कृषि के अंतर्गत लाया जाएगा, उस भूमि को किसानों को दे दिया जाएगा और किसानों को कहा जाएगा कि आप यहाँ पर जो है फसलें उगाइए, ठीक है, ताकि सरकार को अच्छा राजस्व मिले। तो जो चारागाह है, जहां पर चरवाहा समुदाय अपने पशुओं को, मवेशियों को चराते थे, तो वो कम हो जाएंगे, सीमित हो जाएगी उनकी मात्रा। अगर चारागाहों की मात्रा सीमित हो जाएगी तो प्यारे बच्चों, जो चरवाहे हैं उन्हें अपने पशुओं की संख्या भी कम करनी पड़ेगी। सीधी सी बात है, क्योंकि इतने सारे पशुओं को वे चारा उनके लिए उपलब्ध नहीं करवा पाएंगे। ठीक है। तो जिस कारण भारत में चरवाहा क्षेत्र कम हो गया, चरवाहा क्षेत्र कम हो जाता है और चरवाहों के लिए अपने पशुओं को चराने की समस्या उत्पन्न हो गई। अब जो चराई टैक्स लगेगा, आगे हम चराई कर की बात करेंगे, उसकी वजह से भी जो है चरवाहे अपने पशुओं की संख्या कम कर देते हैं। ठीक है। तो सीधी सी बात है, चारागाह भूमि या फिर हम जिसको कहते हैं यहाँ पर प्रतिभूमि नियमावली, इस कानून की बात करें तो इसके तहत चारागाह भूमि को सीमित कर दिया गया, जिससे जो चरवाहे थे वे अपने पशुओं को चराने में अब सक्षम नहीं रहे हैं, उतनी स्वतंत्रता उन्हें नहीं है, तो उनका जीवन इससे प्रभावित हुआ। आगे हम बात करते हैं वन अधिनियम। वन अधिनियम क्यों बनाए गए थे? क्योंकि वनों से प्राप्त जो वस्तुएं थी, जो वन उत्पाद थे, उनकी आवश्यकता अंग्रेजों को बहुत ज्यादा थी। वनों से प्राप्त अच्छी किस्म की लकड़ियों की आवश्यकता अंग्रेजों को थी। अंग्रेज जहाज निर्माण में और रेलगाड़ियों के जो स्लीपर होते हैं पटरियों के बीच में, उन्हें बनाने के लिए अच्छी किस्म की लकड़ी उन्हें चाहिए थी। लेकिन जो जंगल के आसपास स्थानीय लोग रहते हैं, वे भी वनों से इन लकड़ियों को प्राप्त करते थे ईंधन के रूप में। तो अंग्रेजों को लगा कि इस प्रकार तो जंगलों से जो है लकड़ियां कम हो जाएगी, तो उन्होंने जो है वन को लेकर भी जो है नियम बनाए। वनों का विभाजन किया गया। आरक्षित वन जो है उनमें आम लोगों का जो है आना जाना पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया गया, जिससे आम लोगों का जीवन प्रभावित हुआ। आइए जानते हैं। देखिए, इन्हें व्यावसायिक महत्व की लकड़ियों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए बनाया गया था। यानी कि जो वन अधिनियम बना वो बना लकड़ियों की सुरक्षा, व्यावसायिक महत्व की जो लकड़ियां हैं उनकी सुरक्षा और संरक्षण के लिए। ठीक है। ब्रिटिश सरकार ने अनेक वन कानून पास कर चरवाहों का जीवन ही बदल दिया। चरवाहों का जीवन तो बदलना ही था, क्योंकि अब वन नियम बनेंगे तो अब जंगलों में भी उनकी आवाजाही जो है वो नियंत्रित हो जाएगी, उन पर प्रतिबंध लग जाएगा। आरक्षित तथा सुरक्षित वनों में उनके घुसने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया, क्योंकि पशु पौधे की नई कोपलों को खा जाते थे। जो नए नए पौधों में जो हरी हरी कोपलें उगती है उसको भी पशु खा जाते थे, जिससे पूरा पौधा जो है वो नष्ट हो जाता था। तो इस प्रकार वन अधिनियम ने भी जो है चरवाहा लोगों का, चरवाहा समुदायों का और जो स्थानीय लोग हैं, आम लोग हैं, उनके जीवन को भी बड़ा ही प्रभावित किया। जिन वनों में उन्हें प्रवेश करने की अनुमति थी, उन वनों में भी उनकी गतिविधियों पर नियंत्रण रखा जाता था। अब देखिए, आरक्षित वन है, सुरक्षित वन है और ग्रामीण वन क्षेत्र है। अब ग्रामीण वन क्षेत्रों में वे जा सकते थे, लेकिन उन पर भी जो है नियंत्रण कर दिया गया, प्रतिबंध लगा दिए गए। उन पर नजर रखी जाती थी कि ये किसी प्रकार का ज्यादा जो है वन उत्पाद का उपयोग न कर ले, है ना। उन्हें इन वनों में प्रवेश के लिए परमिट लेना पड़ता था। अब देखिए, परमिट लेना पड़ेगा। अभी जो परमिट है, इस परमिट को लेने के पश्चात जो है एक समय सीमा निर्धारित कर दी जाती थी कि इस समय के अंदर अंदर जो है आपको जंगल में जाना है और इतने समय में वापस आना है। फॉर एग्जाम्पल, आप ऐसा मान के चलिए कि आप कोई शो देखने गए हैं और उस शो की जो है टिकट आपको दे दी गई है। टिकट मात्र 1 घंटे की है, 1 घंटे के अंदर आपको वापस आना है। ठीक है। अब अगर 1 घंटे से ज्यादा आप वहां समय व्यतीत करते हैं तो आपको जुर्माना भरना पड़ेगा। तो ऐसा ही कुछ परमिट जारी किया गया था जंगलों में जाने के लिए। वनों में जाने व वापस आने का समय भी निश्चित कर दिया गया। चरवाहे निश्चित दिनों तक ही वन का प्रयोग कर सकते थे। एक लिमिटेड समय तक वे
वन का प्रयोग कर सकते थे। यदि वे निश्चित दिनों से अधिक समय तक वन में रहते थे तो उन पर जुर्माना लगा दिया जाता था। तो देखिए, अब बताइए कि क्या चरवाहों का जीवन प्रभावित हुआ कि नहीं हुआ? डेफिनेटली हुआ। चलिए आगे हम देखते हैं अपराधी जनजाति अधिनियम। ठीक है, अपराधी यानी क्रिमिनल, जनजाति यानी ट्राइब्स अधिनियम एक्ट। तो इसके क्या कहते हैं? इसे कहते हैं क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट। ये एक्ट ऐसा एक्ट था जिसने इन जनजातियों को कुदरती या जन्मजात अपराधी घोषित कर दिया। अपराधी अधिनियम, अपराधी जनजाति अधिनियम 1871 के अंदर जो है पारित होता है। दस्तकारों, व्यापारियों और चरवाहों के बहुत सारे समुदायों को अपराधी समुदायों की सूची में रख दिया गया और उनको जो है कुदरती और जन्मजात अपराधी घोषित कर दिया गया। उन्हें अधिसूचित गांवों बस्तियों में बस जाने का हुक्म दिया गया। ये था अपराधी जनजाति अधिनियम। तीसरे नंबर पे हमने ये पढ़ा था। ठीक है, अब देखिए इस अधिनियम ने लोगों का जीवन कैसे प्रभावित किया। पहली बात तो ये कि बिना किसी अपराध के उन्हें अपराधी घोषित कर दिया गया। फिर उनकी गतिविधियों पर नजर रखा गया। ठीक है, फिर उन्हें एक सीमित क्षेत्र में रहने के लिए मजबूर किया गया। जहां कभी वे जंगलों के अंदर स्वतंत्र रूप से विचरण करते थे, अब उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया क्योंकि वे अपराधी श्रेणी में आ रहे हैं। तो देखिए, आम लोगों का, चरवाहों का जीवन प्रभावित हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ है। चलिए आगे हम देखते हैं चराई कर। देखिए, चराई यानी कि पशुओं को चराना, कर यानी टैक्स। तो सीधा सीधा आप यहां पर समझ रहे हैं कि चराई कर वो टैक्स है या वो कर है जिसमें पशुओं को चराने पर टैक्स लिया जाता है या कर वसूला जाता है। और यहां पर यह और तय था कि प्रति पशु टैक्स लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास में एक गाय है या दो गाय हैं। अगर दो गाय हैं तो पर गाय पर जो है टैक्स लगेगा। एक गाय है तो एक का लगेगा, 10 गाय है तो 10 का लगेगा। अब आप बताइए, ऐसे में गरीब जो चरवाहे हैं वो क्या करेंगे? जिसके पास 10 गाय हैं, अब उसके पास में दो ऑप्शन है। या तो वो सीमित गायों को चराए क्योंकि वो इतना ही टैक्स भर सकता है, बाकी गायें भूखी रह जाएगी, मर जाएगी। या फिर वह अपनी पशुओं की संख्या को कम कर दे ताकि जितनों को वो चरा सके उतना टैक्स वो भर दे। तो अब ऐसे में क्या होगा? ऐसा तो नहीं है ना कि भाई एक गाय को चरा लेते हैं, बाकियों को हम अगले दिन चरा लेंगे या फिर बाद में चरा लेंगे। ऐसा तो नहीं है ना भाई। भूख तो सबको लगती है, रोज लगती है, आपको भी लगती है, पशुओं की भी लगती है ना। तो ऐसे में फिर जो चरवाहे हैं उन्हें अपने पशुओं की संख्या कम करनी पड़ेगी क्योंकि चराई पर भी टैक्स लग रहा था, वो भी प्रति पशु टैक्स। देखिए, 19वीं शताब्दी के मध्य में अंग्रेजी सरकार ने अपनी आय बढ़ाने के लिए कई नए कर लगाए। अब अंग्रेजों को तो बैठे बैठे बस दिमाग लगाना था और टैक्स लगाना था। आम लोगों का शोषण हो रहा था, उससे उनको इतना फर्क नहीं था, उन्हें सिर्फ मुनाफा कमाना था। अब चरवाहों में चराई करने वाले पशुओं पर भी कर लगा दिया गया। यह कर प्रति पशु पर लिया जाता था। ईच ईच एनिमल, एक एक पशु पर। कर वसूली के तरीकों में परिवर्तन के साथ साथ यह कर निरंतर बढ़ता गया। अब समय के साथ साथ जो है टैक्स भी बढ़ता जाता है। ठीक है, पहले तो यह कर स्वयं वसूल करती थी सरकार, यानी सरकार द्वारा स्वयं वसूल किया जाता था। परंतु बाद में यह काम ठेकेदारों को सौंप दिया गया। अब सरकार व्यस्त थी तो उन्होंने कर वसूल करने के लिए भी ठेकेदारों को सौंप दिया। अब ठेकेदारों को कहा गया कि आप इतना इतना टैक्स हमें दे दिया करो, बाकी आप अपना मेहनताना ले लिया करो। तो ठेकेदारों, फॉर एग्जाम्पल, मुझे बोल दिया जाए कि भाई मैं ठेकेदार हूं, ठीक है, और मुझे बोल दिया जाए कि आप जो है कर वसूल करो, हमें बस आपको सालाना 50 रुपए देने हैं, बाकी सब आपके। तो मैं क्या करूंगा? मैं 100 रुपए वसूलूंगा। भाई कायदा तो ये है कि चलो ठीक है, 50 रुपए मुझे सरकार को देने हैं, मैं 55 रुपए वसूल लेता हूँ, 5 रुपए मेरी जेब में चले जाएंगे, है ना। लेकिन ठेकेदार तो और भी होशियार थे, उन्होंने खुद का मुनाफा कमाना चाहा। उन्हें लगा कि भाई सरकार को तो एक लिमिटेड अमाउंट देना है, तो उन्होंने डबल डबल कर वसूलना शुरू कर दिया, खुद की जेबें भरनी शुरू कर दी। तो चरवाहे बेचारे और मारे गए। देखिए, ठेकेदार बहुत अधिक कर वसूल करते थे और सरकार को एक निश्चित कर ही देते थे, इसलिए उन्हें बाध्य होकर अपने पशुओं की संख्या कम करनी पड़ी। यानी जो चरवाहे हैं उन्हें अब अपनी पशुओं की संख्या कम करनी पड़ेगी। फलस्वरूप खाना बदोशों के लिए रोजी रोटी की समस्या उत्पन्न हो गई। टैक्स देते थे, न पशुओं को चरा पा रहे हैं, पशुओं से जो प्राप्त उत्पाद होता था, दूध है,
उसका प्रयोग ये खाने पीने में कर लेते थे। अब पशु भी नहीं चरा पा रहे हैं, पशुओं की संख्या भी कम हो गई, तो रोजी रोटी के भी जो है लिए ये मोहताज हो गए हैं। ठीक है, और बाकी ग्रामीण पुलिस जो है वो इन पर वैसे भी नजर रखती थी समय समय पर। चलिए, तो इस प्रकार जो चराई कर है उसने भी चरवाहों के जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव डाला है। ठीक है, चलिए अब हम तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसमें हम एक घुमंतु समुदाय की ही बात करेंगे, मासाई समुदाय। मासाई समुदाय, मासाई समुदाय के चारागाह उससे क्यों छिन गए, कारण बताएं। मासाई समुदाय जो है वो मुख्य रूप से अफ्रीका, पूर्वी अफ्रीका का एक समुदाय है। ठीक है, एक घुमंतु समुदाय है, खानाबदोश समुदाय है। और पूर्वी अफ्रीका में भी हम देखें तो कीनिया है और तंजानिया वाले क्षेत्रों में ये रहते थे। अब यहां पूछा गया है कि इनके जो चारागाह क्षेत्र है वो इनसे क्यों छिन गए। आइए चर्चा करते हैं। देखिए, मासाई चरवाहे मुख्य रूप से अफ्रीका के कीनिया तथा तंजानिया में रहते थे। हम देखें तो पूर्वी अफ्रीका हो गया ना, पूर्वी अफ्रीका। ठीक है, उपनिवेशी सरकार ने नए कानून बनाकर उनको प्रभावित किया। अब एक तरफ तो अंग्रेज थे, एक तरफ जर्मन थे, उन्होंने इन्हें जो है खदेड़ दिया, अपने स्थानों से बेदखल कर दिया। देखिए, ये जो क्षेत्र है, देखिए आपको यहां पर तंजानिया दिख रहा है और आपको यहां पर कीनिया दिख रहा है। तो कीनिया के दक्षिण में और तंजानिया के उत्तर में आपको जो है मसाई क्षेत्र दिखाई दे रहा है। देखिए इतना इतना ये जो क्षेत्र है, यहाँ पर जो है मसाई घुमंतु समुदाय जो है अफ्रीका के, वो यहाँ घूमा करते थे। ठीक है, याद रखिएगा, आपको स्पष्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर ये कीनिया है और यहाँ पर तंजानिया है। ठीक है, हम बात करें मसाई समुदाय की। अब देखिए, मसाई समुदाय से चारागाह छीने जाने के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। 19वीं शताब्दी के अंत में यूरोपियन साम्राज्यवादी शक्तियों ने उनकी भूमि पर अधिकार कर लिया। अब देखिए, यूरोपियंस जो है, अंग्रेज हैं, जर्मन है, ये अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे और साम्राज्य का विस्तार करने के चलते इन्होंने बहुत सारे क्षेत्र को हड़प लिया, जिसके तहत मासाई समुदाय का भी क्षेत्र आता था। कीनिया में अंग्रेजों ने मासाई लोगों को दक्षिण भागों में धकेल दिया और वहीं जर्मन लोगों ने उन्हें उत्तरी तंजानिया की ओर धकेल दिया। यानी कि तंजानिया में भी जर्मन लोग परेशान कर रहे हैं इन मसाई समुदाय के लोगों को, और कीनिया में भी जो है अंग्रेजों ने परेशान कर रखा है। अंग्रेज और जर्मन ने बेकार पड़ती भूमि को वहां के किसानों को बांट दिया या किसानों के बीच बांट दिया। अब इनकी जो भूमि थी, जो चारागाह क्षेत्र था जहां पर ये अपने मवेशियों को चराते थे, अब अंग्रेजों को तो यही लगता था कि जो चारागाह भूमि है, इनसे ना तो कोई राजस्व प्राप्त होती है, ना ही कोई फसल उगती है, बंजर भूमि है, तो किसानों को दे दी गई। क्यों? ताकि इस भूमि को भी जो है खेती योग्य भूमि के अंतर्गत लाया जाए। अब आप सोचिए कि जो मासाई लोग हैं, इनकी भूमि को अगर किसानों को दे दी गई है, तो इनके भूमि क्षेत्र तो इनसे छिन ही गए हैं। सीधी सी बात है, औपनिवेशिक सरकार कृषि कार्य करवाकर स्वयं अधिक से अधिक राजस्व कमाना चाहती थी। इस वजह से उन्होंने इन समुदायों के, इन घुमंतु समुदायों का जो क्षेत्र है वो छीन कर किसानों को दे दिया कृषि करने के लिए। ठीक है, याद रखना है। अब हम देखते हैं चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न क्या है? आधुनिक विश्व ने भारत और पूर्वी अफ्रीकी चरवाहा समुदायों के जीवन में जिन परिवर्तनों को जन्म दिया, उनमें कई समानताएं थी। ऐसे दो परिवर्तनों के बारे में लिखिए जो भारतीय चरवाहों और मासाई गडरियों दोनों के बीच समान रूप से मौजूद थे। यानी कि यहां पूछा गया है कि आधुनिक विश्व ने भारत और पूर्वी अफ्रीका, एक तो भारत के चरवाहा समुदाय है, एक अफ्रीका के चरवाहा समुदाय, हमने बात की अभी मासाई समुदाय की, है ना, तो इनके जीवन में जो परिवर्तन किए उनमें बहुत सारी समानताएं भी थी। अब हमें यहां पर बताना है कि भारतीय चरवाहों में और मासाई गडरिये जो पूर्वी अफ्रीका के चरवाहे हैं, इनके बीच में क्या क्या समानताएं हैं। आइए चर्चा करते हैं। देखिए, भारत के चरवाहे कबीलों और पूर्वी अफ्रीका के मासाई पशुपालकों के जीवन में कई तरीकों से समान रूप से परिवर्तन लाए गए। इसका वर्णन इस प्रकार है। देखिए, पहले हम बात करें, दो कारण हमें बताने, दो समानताएं बतानी है। नंबर एक क्या है? देखिए, भारत और पूर्वी अफ्रीका में औपनिवेशिक शासन से पहले चराई के विस्तृत क्षेत्र थे। यानी कि जिन क्षेत्रों में जो चरवाहा समुदाय अपने पशुओं को चराते थे, ये विस्तृत क्षेत्र हुआ करते थे उस समय। ठीक है,
परंतु औपनिवेशिक सरकार के राजस्व का आधार कृषि था। यानी कि औपनिवेशिक सरकार है उसको तो खेती से, कृषि से ज्यादा आय होती थी। इसलिए सरकार ने कृषकों को अधिक से अधिक क्षेत्र को कृषि के अधीन लाने के लिए प्रोत्साहित किया। फलस्वरूप चराई क्षेत्र कम होने लगा। भाई मासाइयों का जो चारागाह क्षेत्र था वो ऐसे ही तो उनसे छीना था, क्योंकि सरकार को लगता था कि जो चारागाह वाली भूमि है वो बेकार है। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि इसी भूमि में इन पशुपालक समुदायों के पशु चरा करते थे और इनके पशुओं से ही जो है उनका पेट भरा करता था। तो ये तो सीधा मासाई समुदाय के लोगों के, या फिर हम कहें भारतीय चरवाहों के जो लोग हैं, उनके पेट पर लात मार दी गई, उनका भोजन, उनकी रोजी रोटी छीन ली गई। सीधी सीधी बात है ना। सरकार ने तो खुद का ही मुनाफा चाहा। ठीक है, तो ये काम उन्होंने किसानों को किया, किसानों को दी गई भूमि और किसानों ने उस पर खेती करना शुरू किया, जिससे क्षेत्र जो है कम हो गए, चराई क्षेत्र, मसाई के या फिर हम भारतीय चरवाही की बात करें तो एक तो ये समानता है। दूसरी समानता की बात करें, भारत और पूर्वी अफ्रीका में लगभग समान रूप से वनों के प्रति जागरूकता आई। भारत में भी वनों के प्रति जागरूकता आती है और वन अधिनियम बनते हैं, वैसे ही पूर्वी अफ्रीका में भी वनों के प्रति एक समान रूप से जागरूकता आती है और वन अधिनियम आते हैं। दोनों ही देशों में सरकार ने विभिन्न वन अधिनियम पारित किए और इन अधिनियमों द्वारा कुछ वन क्षेत्रों में पशुपालकों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई। अब वन अधिनियम बने, वन अधिनियम के तहत वनों का विभाजन हो गया, आरक्षित वन हो गए, सुरक्षित वन हो गए, ग्रामीण वन हो गए। अब आरक्षित वनों में तो बिल्कुल ही आना जाना मना कर दिया गया, और अगर वहां के स्थानीय लोगों को आरक्षित वनों में जाने दिया जा रहा है तो उसके पीछे भी एक शर्त थी, मैंने आपको समझाया था। उसके पीछे भी शर्त थी कि अगर आप लकड़ी के व्यापार करने वाली कंपनियों के लिए मुफ्त में मजदूरी करते हो तो आ जाओ, है ना। जावा में भी कुछ ऐसी कंडीशन थी और ऐसी ही भारत में भी कंडीशन थी। तो आरक्षित वन, सुरक्षित वन और ग्रामीण वन जो है इन्हें कैटेगराइज किया गया, विभाजित किया गया और आरक्षित वनों में किसी भी प्रकार का आना जाना बैन कर दिया गया। ऐसा ही भारत में होता है। और कुछ में उनकी गतिविधियों को सीमित कर दिया गया, और जो बचे कुछ क्षेत्र थे जहां पर भी आ जा सकते थे वहां पर भी जो है उनकी गतिविधियों को सीमित कर दिया गया। आओ आराम से, लेकिन उतनी स्वतंत्रता नहीं है जितनी पहले होती थी। तो देखिए, है ना दो समानताएं। वैसे तो और भी बहुत सारी समानताएं हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर प्रश्न में दो समानताएं पूछी गई है जो हमने अच्छे से जान ली है। तो प्यारे बच्चों, यह प्रश्न यही समाप्त होते हैं। उम्मीद करता हूं कि सभी प्रश्नों को आपने अच्छे से सुना होगा और इनका हल आप अच्छे से समझ चुके होंगे। चलिए, तो धन्यवाद।